प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ तगड़ा करने में मदद करेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेट्स गो। हे एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। होप सो गाइस यू आर फिट एंड फाइन। आज हमें अपना प्रिपरेशन CUET 2024 का जो हम कर रहे हैं, आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हमें पार्ट 4 पढ़ना है। इस पार्ट 4 में वही जो अपना सीक्वेंस रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और ये सभी न्यूमेरिकल जितने करवाए जा रहे हैं, जितने इस पार्ट में बन रहे होंगे, इतने ही करने की नीड है और इतने ही ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ढूंढ कर लाने की नीड है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। इसी तरीके के सवाल आपके CUET 2024 में आने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले 3 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूं। होप सो वो आपने तीनों पार्ट देख लिए होंगे। अगर वो तीनों पार्ट नहीं देखे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्यारे बच्चों आप उनको जाकर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाए हैं इनमें, है ना। अब जो आज के सेशन में मैं सवाल करवाऊंगा, 2 से 3 जितने भी रहेंगे, है ना, इनमें 2 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल ऐसे हैं, एक दो तो मैं ही करवाई जा रहा हूं इधर, है ना, और सेम उसी तरीके के 2 सवाल NCERT में हैं और दोनों ही एग्जाम्पल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ से सवाल मिलेगा सीधा सीधा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर वो एग्जाम्पल आएगा। अगर उनका कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगा, अगर आपने वो कंसेप्ट सीख लिया, सेम कंसेप्ट वहाँ पर लगाइएगा, 100% सवाल हिलेगा। अगर नहीं हिला तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो सवाल भी करवा दूंगा। ठीक है, बट ये सवाल छोड़कर नहीं जाना प्यारे बच्चों, पक्का ये 2 सवाल में से एक सवाल आपको वहाँ 100% मिलेगा। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पार्ट 4 पढ़ते हैं। पार्ट 4 में क्या है, पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वर्ड का खेल है। इस पहले सवाल में जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ, इसमें काइनेमेटिक्स का भी इनरोलमेंट है, +1 का भी इनरोलमेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल कहता है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। वो रेस्ट से फॉल कर रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पकड़ लो। क्या है, रेस्ट। रेस्ट से वो बोल रहा है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। आगे कहता है थ्रो अ वर्टिकल डिस्टेंस h से गिर रहा है इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल रहेगी। अगर लाइन के बीच की स्पेसिंग इक्वल रहती है, कौन सी लाइन के बीच की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की स्पेसिंग अगर इक्वल रहती है तो वो हमारा यूनिफॉर्म फील्ड रहता है। ठीक है, आगे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे क्या कहता है? आगे वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। कहते हैं फिर हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी। चलिए भाई, आप बहुत सही आपने बताया। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। कहते हैं जो पहले मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा है, बट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स कर दिया है एकदम। ठीक है, अब प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन को अभी जब फॉल करवाए वो रेस्ट पे था, और जब प्रोटॉन को फॉल करवाए तो भी वो रेस्ट पर था। ठीक है, और डिस्टेंस अभी भी कितनी है, h। बट जब प्रोटॉन को फॉल करवाया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन रिवर्स था। ठीक है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन के केस में है, तो प्रोटॉन के केस में वो ऊपर से नीचे की तरफ था। ये कहना चाह रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। कहता है इलेक्ट्रॉन, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल होगा वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में छोटा होगा, 5 टाइम बड़ा होगा, 10 टाइम बड़ा होगा, या इक्वल होगा। इसके बारे में कमेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक तो हमें पता लगा कि वो रेस्ट से जा रहा है, दूसरा हमें क्या पता चला? यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, जब फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, या आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हम काइनेमेटिक्स में जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा सकते हैं। बिल्कुल सर। अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खेल खेलते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब हमने फॉल करवाया तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है सर? इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पर अगर उसको हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू फील्ड होता है सर। बिल्कुल सर, है ना। ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये आपको पता है,
बट जब हमको उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव फील्ड लगता है, ये हमें पता होना चाहिए। और जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास मैंने क्या काम करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने डायरेक्शन बना दिया। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव फील्ड लगेगी। ये क्या होगी, फोर्स होगी F इक्वल टू क्यू ई। और क्यू क्या है, क्यू है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या मैं लिख दूंगा, E लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लिखूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लिखूंगा तो मैं इसको ई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो मैंने लिखा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ई, और इसका नाम मैंने रख दिया 1 इक्वेशन। और एक फॉर्मूला और हम जानते हैं फोर्स का, वो क्या होता है, वो होता है F इक्वल टू एम ए, वो भी हम जानते हैं। तो उस केस में जब हम F इक्वल टू एम ए लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो उसका सबस्क्रिप्ट ई लगाएंगे, अगर प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं तो वहां पर पी लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है F इक्वल टू एम ए, है ना। तो यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों देखा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, F इक्वल टू एम ए अगर मैं लिखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो मास भी इलेक्ट्रॉन का और एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही। इसको मैंने यहाँ लिख दिया वी नो दैट F इक्वल टू एम ए, और इसका सबस्क्रिप्ट में ये लगा दिया क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसका नाम मैंने 2 रख दिया। दोनों ही फोर्सेज हैं, है ना। तो दोनों फोर्सेज को मैंने क्या काम करा, इक्वेट कर दिया। और जब इक्वेट करा तो मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब जो ये एक्सेलरेशन आया इलेक्ट्रॉन का, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई, मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। और दूसरा प्यारे बच्चों, यहाँ पर वो जब रेस्ट से चला है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, बिल्कुल। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होने की वजह से या यूनिफॉर्म होने की वजह से हम यहाँ पर 3 अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। सर आप ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को एच और टी में रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, एच और टी में रिलेशन चाहिए। तो एस क्या होती है भाई, यहाँ पर अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ तो इसको डिस्टेंस बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है भाई, एच, है ना। एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एच लिख दूंगा। यू कितना होगा आप बताओ, अभी आपको बताया वो रेस्ट से था तो यू कितना हो गया, 0 हो गया प्यारे बच्चों। तो यू इंटू यू कितना हो गया, 0, 0 इंटू टी कितना हो गया, 0 प्लस हाफ ए मैंने निकाला हुआ है, ये रहा है ना। इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया, टी स्क्वेयर एज इट इज मैंने रख दिया, ठीक है। अब टी का सबस्क्रिप्ट क्या लगाया, ई क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ये इक्वेशन मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखे हैं, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जो प्रोटॉन को फॉल करवाया है वो भी यूनिफॉर्म फील्ड में करवाया है, बिल्कुल। तो जो रिजल्ट आने वाला है, जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, सेम वही एक्सेलरेशन ऑफ क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। तो मैं क्या फर्क करूंगा, जो सबस्क्रिप्ट में ई लिखा था इलेक्ट्रॉन के लिए, अब मैं किसका एक्सेलरेशन लिखूंगा, प्रोटॉन का। तो उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दूंगा, पी लगा दूंगा, और हमारा रिजल्ट तो सेम रहने वाला है, ये हमें पता है, ठीक है। तो मैंने ये क्या लिख दिया, प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप इक्वेशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं क्यों नहीं लिख के दिखाया, क्योंकि इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, समझ रहे हो ना। अब मैं प्रोटॉन के केस की बात करता हूँ। प्रोटॉन को भी यूनिफॉर्म फील्ड में डाला है बट रिवर्स कर दिया है ना। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पर यूनिफॉर्म फील्ड फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो फोर्स इसका भी कैसे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ई और यहाँ पर सॉरी इसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ई लिखूंगा, राइट ना। और यहाँ पर मेरे पास चार्ज क्या है, अब प्रोटॉन है ना, ये मैंने लिख दिया प्रोटॉन के लिए, ठीक है। समझ में, आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, वहां से भी आपको क्या मिलेगा, वहां से भी आपको एक्सेलरेशन यही मिलेगा जो मैंने सीधा लिख दिया, है ना। एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर जो लिखा था एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन थी। यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका लिखा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैंने लिखा है प्रोटॉन का, तो इसका सबस्क्रिप्ट क्या होगा, पी होगा। और एम पी का मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। एम पी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए पी का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ए ई का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं जब एच निकालूंगा तो मेरे को एच की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने किसकी फॉर्म में निकाला है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकाला है। तो यहाँ पर मेरे पास देखा जाए तो यहाँ पर भी एच है
और यहाँ पर भी एच है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। इसको मैंने इक्वेशन 4 माना है। थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करता हूँ। जब मैं थर्ड और फोर्थ को इक्वेट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या मिला थर्ड इक्वेशन से, हाफ ई डिवाइडेड बाय एम ई स्क्वायर इंटू में टी ई स्क्वायर, है ना। और इधर से मेरे को क्या मिला था प्रोटॉन की इक्वेशन से, हाफ ई एम पी डिवाइड इंटू में टी पी स्क्वायर, है ना, जो ये इक्वेशन में दिख रहा है। दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, जो टर्म कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दो, जो बच रही है उसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर जो बच गया, टाइम बच गया इलेक्ट्रॉन का, और इधर से टाइम प्रोटॉन का बच गया, और मास बच गए दोनों के, है ना। तो मैंने ये जो बचा हुआ था वो यहाँ पर लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। और जब हाफ को हटाऊंगा तो मैं रूट लगा सकता हूँ, ये बात आप जानते हैं। वैसे तो आंसर यहीं आ गया, आगे करने की नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आप मैथमेटिकली चाहते हैं तो मैं उसको मैथमेटिकली भी करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। पहले यहीं से आंसर समझ लेते हैं यहाँ से, है ना, इससे आपका टाइम बचेगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है टाइम ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। आपस में कैसे रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और जो यहाँ पर टाइम ऑफ प्रोटॉन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ प्रोटॉन के, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसका मास कम होता है, तो मास तो इलेक्ट्रॉन का कम होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को स्मॉलर टाइम लगेगा, है ना। जो इसने पूछा था ना, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्यों स्मॉलर होगा, क्योंकि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करी जाए वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, है ना। मैंने मेंशन भी कर रखे हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आप कहते हैं सर ऐसे तो हमें मजा नहीं आया, मैथ से करके बताओ, ठीक है। तो मैं अब आपको इससे मैथ से करके दिखाता हूँ, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। यहाँ से मेरे को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या काम करते हैं, मेरे को इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो मैं क्या काम करूंगा, दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। मैं इसी में ही कर रहा हूं, तो मैंने दोनों साइड मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर दिया। जब मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर दिया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और ये बच गया 1, ठीक है। अब क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ, इसको समझने की नीड है प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पर रूट लूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर मैं रूट ले लेता हूँ, देखिएगा मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये इक्वेशन प्यारे बच्चों चेक करिएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये टाइम के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन, और 1 का रूट कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे को रिलेशन चाहिए ना किसके टाइम में, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के। तो इस इक्वेशन को मैं क्या काम करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किसे, टाइम ऑफ प्रोटॉन से, दोनों साइड करवाता हूँ, है ना। तो जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या होगा, तो देखिएगा ये लेस देन यहाँ कितना है 1, और यहाँ पर भी प्रोटॉन आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल है रादर टू प्रोटॉन, राइट ना। ये मैंने यहाँ से आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया है। होप सो मैथमेटिक्स से कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं इसका भी आपको अंदाजा लग गया होगा यहाँ से, है ना। कई लोग सीधा सीधा कर देंगे, प्यारे बच्चों याद रखना, अगर इक्वल टू होता है तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर इनइक्वालिटी थी, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये तरीका होता है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया सामने, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर नोट्स मिले, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से प्यारे बच्चों, इससे आपके नोट्स खराब नहीं होंगे, ठीक है। ये एक आपके पास क्लियर विजिबिलिटी रहेगी करा क्या है मैंने, है ना। तो अब इसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे, यहाँ से चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो इसको मैं हटाता हूँ एक बार, सो दैट आपको बहुत नोट्स में आपकी कोई कमी ना रहे, जब आप इनको पढ़ो तो आपको अच्छे से विजिबल रहे ये सब, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, तो स्मॉलर ए, है ना। तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, बढ़िया सवाल है एकदम, कुछ कंसेप्ट सिखा कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू क्यू एंड -2q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड एल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड एल है, उसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके 3 कोनों पर 3 चार्जेस रखे हैं, एक क्यू स्मॉल क्यू, फिर एक और स्मॉल क्यू, और एक -2q, ठीक है। वो फिगर में आपको सामने से दे रहा है, ठीक है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, हमें इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का क्या होगा उसके ऊपर कमेंट करना है, मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, बता देते हैं क्या ही दिक्कत है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है समझिएगा ध्यान से, कैसे चार्ज है, एक क्यू है, एक क्यू है और एक माइनस के 2 क्यू है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है डाइपोल कब बनता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक सिस्टम बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। ये समझ में आया? ठीक है सर, तो यहाँ तो सर -2 क्यों है, तो कैसे डाइपोल बनेगा, पहले तो ये देखना होगा ना कितने डाइपोल बनेंगे। बट यहाँ पर -2 क्यों है, -2 क्यों तो नहीं आता है डाइपोल में, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालाकी करेंगे, क्या चालाकी करेंगे, जो ये -2 क्यू है इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। सर 2 हिस्से कैसे, देखिएगा -2 क्यू है, अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं -q एंड -q, तो ये कितना हो गया मिलके -2 क्यू हो गया। यही गेम हम यहाँ खेलने जा रहे हैं। तो इस -2 क्यू के 2 हिस्से बनाए, एक -q और एक -q। अब देखना ये जो ग्रीन आपको डॉटेड दिख रहा है, एक तो डाइपोल ये हो गया और दूसरा डाइपोल ये हो गया, है ना, जो मैंने डॉटेड ग्रीन से बनाए हैं। तो कितने डाइपोल हो गए, 2 डाइपोल हो गए। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 डाइपोल हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बीच में एंगल कितना होता है भाई, 60 डिग्री। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये देखिएगा ये हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये भी क्या हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आया? बिल्कुल आया सर। अब इनके बीच में एंगल कितना होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। कितने डाइपोल बने, यहाँ पर 2 डाइपोल बन गए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, हम क्या किस तरीके से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा कितना है प्यारे बच्चों, 60, और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हाफ। अब a क्या है, a भी डाइपोल है p, है ना, और दूसरा b भी क्या है, b भी डाइपोल है p, है ना, सेम है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। तो मैं a और b को क्या लिखूंगा, a को भी मैं क्या लिख रहा हूँ p और b को भी क्या लिख रहा हूँ p, और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। तो ये क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। तो हमको क्या मिल गया, p² प्लस p², है ना, प्लस 2p² कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास 2p² है, एक p² यहाँ है, टोटल कितना हो गया 3p², राइट ना। तो मेरे पास कितना हो गया, √3p मेरे को मिल जाएगा, है ना। अलग अलग करूंगा ना, मेरे पास ये आया √3p² पूरे पे है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √p², ये रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे √3p मिल गया। p क्या होती है, डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2l, है ना, क्या होता है q इंटू 2l, ये लिखा हुआ है जो q इंटू 2l। और ये जो 2l होती है ना, ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, 2l है ना डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दिया भाई, यहाँ पर दी है l, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, p की जगह q इंटू l, है ना। तो p की जगह मैंने क्या लिख दिया, q इंटू l, तो मेरे को आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, √3q इंटू l। ये हमारा यहाँ पर क्या मिल गया प्यारे बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम हमको मिल गया। समझ में आया? इस सवाल में क्या गेम खेला, इस सवाल में गेम ये खेला, जो -2q था उसके 2 टुकड़े बनाए और उन टुकड़ों का आपस में रिश्ता बना दिया, उससे हमें डाइपोल मिल गए। कितने डाइपोल मिल गए, 2 डाइपोल मिल गए। एंगल हमें पता था, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था। जब मैग्नीट्यूड चाहिए था तो मेरे को फॉर्मूला पता था क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, पूरे के ऊपर रूट रहता है, उसके अंदर वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करते ही हमको क्या मिल गया, आंसर। प्यारे बच्चों ये था दूसरा सवाल। अब जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ये है एकदम बढ़िया सवाल, है ना। ये सवाल सेम ऐसा एनसीईआरटी में भी है, और जैसा सेम पहला सवाल करा ऐसा सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। इन दोनों में से एक ना एक सवाल जरूर मिलने जा रहा है ना। वैसे ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सवाल को समझते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहते हैं। जो अब सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा फोकस से समझिएगा, है ना। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है, आपको प्रैक्टिकल में भी उस डायग्राम को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। क्या सवाल कहते हैं, फाइंड द फ्लक्स नेट, फाई नेट, है ना, ऐसे लिखा है फ्लक्स नेट थ्रो अ क्यूब, फाइंड द क्यू इनक्लोज्ड इन द क्यूब एज शोन इन फिगर। फिगर आपको ये दे रखा है। तो प्यारे बच्चों क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में होते हैं सर 6 फेस। आप जानते हैं अच्छे से, बिल्कुल जानते हैं सर। क्यूब में जब 6 फेस हैं तो आपको, जब मैंने फ्लक्स का एक वीडियो बनाया था, एक सेशन बनाया था बहुत अच्छा आपके लिए, उसमें बताया, पूरा डिटेल कर रखा है मैंने, फ्लक्स का निचोड़ दे रखा है। अगर नहीं देखा उसको भी देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। जब भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है E.dA, है ना,
और जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है कोस थीटा। और आपको उस टाइम बताया था जब भी थीटा 90 डिग्री मिलेगा ना तो समझ लेना वहां फ्लक्स का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिया है इसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं भाई। जो रेड पेन से है ना, वो तो आपको सवाल में गिवन है, बट जो मैंने ब्लू पेन से कर रखा है यहाँ पर ये जो फेस लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। एरिया का डायरेक्शन क्या लेते हैं, हमेशा याद रखना आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेते हैं। तो इस फ्लक्स के इसके जो यहाँ पर मैंने बनाया है, जो फेसिस बनाए हैं, इसके फेसिस को समझाने के लिए मैंने एक क्यूब ये आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इसको देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके कितने फेस है, देखा जाए तो 6 फेस है ना। ये हो गया आपके पास फर्स्ट फेस, ये जो मेरी तरफ है ये वाला है ना, ये वाला फर्स्ट फेस, ये वाला हो गया इसका सेकंड फेस, ठीक है। ये हो गया इसका थर्ड फेस और ये हो गया इसका फोर्थ फेस। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, ये हो गया फोर्थ फेस, ये हो गया फिफ्थ ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया 6, ठीक है। ये है। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है या नहीं, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल देखते हैं किस किस के, ई डॉट डी ए कोस थीटा। अब जो ये फॉर्मूला बना है कौन सा, ई डॉट डी ए, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कोस थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। ये जो रिफिल आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, किसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझिएगा ध्यान से, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं इनका एरिया वेक्टर लूं, इस पेन से मैं दिखाऊंगा, वो समझना है। ये जो मेरी तरफ है इसके साथ देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये रहा फेस 1, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये देखिएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो कोस 90 कितना हो गया, 0। समझ में आया। तो यहाँ पर एक बार और देखिएगा, सवाल में मैंने क्या लिखा, जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, है ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इस ई डॉट डी ए को मैं कितने हिस्से में बांटूंगा, 6, क्यों, क्योंकि फ्लक्स इसके क्यूब के 6 फेस होते हैं। तो मैंने लिख दिया ई डॉट डी ए कितने फेस, टोटल 6 फेस तक, है ना। ई डॉट डी ए 1, फिर ई डॉट डी ए 2, फिर ई डॉट डी ए 3, तो कहाँ तक लिखेंगे, 6 फेस तक लिखेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पहले फेस की बात करते हैं, ध्यान से समझना। ये पहला फेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रिफिल है। यहाँ पर इनके साथ अगर इस पेन के साथ देखिए तो कितने डिग्री का एंगल है, ये देखिए 90 डिग्री, कोस 90 0, मतलब कि जो हमारा फेस 1 है उसकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट ना। ऐसे ही देखा जाए तो इस सेकंड है, यहाँ पर ये सेकंड फेस है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव। ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, है ना। जैसे ये क्या था, इसका फेस था ये 1 फेस पर देखा जाए तो आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये अब कितने डिग्री का एंगल, 90 साफ दिख रहा है बिल्कुल। अब ये फेस 2 हो गया, अगर ये फेस 2 है तो इसके बीच में भी इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, आप लोगों की तरफ ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया, देख लीजिएगा, ये भी कितना है, 90 डिग्री, है ना, समझ रहे हो ना। ये रहा, ये ऐसे देखिएगा, इसको आप ऐसे फील कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। इसको मैं सेट कर देता हूँ, ये देखिएगा, है ना, ये हो गया ना। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, कोस 90, मतलब कि जो फेस 2 है उसकी वजह से भी कोई फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि कोस 90 हो गया और कोस 90 0 होता है। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ। ये रहा है मेरे पास फोर्थ फेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहे हैं रिफिल, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, ये रहा। तो इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि 4 की वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, राइट ना। ये रहा थर्ड फेस, ये थर्ड फेस रहा, तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देखिएगा ये बन रहा है 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है, -1। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा फोर्थ की वजह से होगा, थर्ड की वजह से होगा। यहाँ पर कोस कितने डिग्री होगा, कोस पैरेलल है, कोस थीटा कितना हो गया, 0। इनकी वजह से देखा जाए तो कोस थीटा आ गया, थीटा कितना होगा यहाँ पर 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये लाइक दिस, राइट ना, दिख रहा है आपको, फीलिंग आ रही है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, राइट में, और इसका एरिया वेक्टर इधर है ना। एंगल कितने डिग्री का बना, 180, तो कोस 180 कितना होता है, -1। तो ये थर्ड फेस की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा और फोर्थ फेस की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर ऐसे, है ना। थीटा कितना हो गया इस केस में, 0 डिग्री, कोस 0 1। अब बात करते हैं, हमने 1 का कर लिया, 2 का कर लिया,
3 का कर लिया, 4th का कर लिया। अब 2 रह गए, कौन सा, 5th और 6th। मान लीजिए ये मेरे पास 5th है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ये। अब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का, साफ दिख रहा है ना। cos 90 कितना हो गया, 0। ये फेस छठा फेस होगा, तो यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, राइट ना। जब ऐसे एंगल बन रहे हैं तो ये कितने डिग्री का हुआ, cos 90। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया। तो किसकी वजह से फ्लक्स आएगा, सिर्फ 4th फेस की वजह से आएगा, 3rd फेस की वजह से आएगा। इसकी वजह से भी कुछ नहीं आएगा, इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा, इसकी वजह से भी कुछ नहीं आएगा, इसकी वजह से भी कुछ नहीं आएगा। क्यों, फिर से एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये मेरे पास फेस 1 है जो मेरे सामने है, तो यहाँ पर इसके साथ थीटा 90 डिग्री बन रहा है, cos 90 0 होता है। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये बन रहा है 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये फेस 2 है ना, ये फेस 2 है। तो ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री ना। जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ये देखिएगा, है ना, 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा cos 90 कितना होता है, 0। 5 ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ऊपर की तरफ कितने डिग्री का एंगल बना, फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 0। नीचे की तरफ देखे जाए तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, फिर से 90 डिग्री, cos 90 फिर से 0 हो गया, है ना। तो ओवरऑल कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, कि जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा 4th की वजह से होगा, 3rd की वजह से होगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रही है एरिया वेक्टर, तो थीटा 0 हो गया। यहाँ पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 3rd और 4th की वजह से क्या मिला, फ्लक्स मिला। बाकी रिमेनिंग की वजह से कोई फ्लक्स नहीं मिला, है ना। तो मैंने यहाँ पर 3rd और 4th लिख दिया है। कितने डिग्री का एंगल था, 180, और यहाँ कितना था, cos 0। cos 0 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1, और cos 180 कितना होता है, -1, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cos 180 -1। DA क्या है, DA क्या होता है, स्मॉल एरिया, राइट ना। इधर भी क्या लिखा, DA। DA का एरिया क्या होगा, अगर DA का इंटीग्रेशन करूँ तो मैं क्या मिलेगा, A, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, A लिख दिया। ये cos 0 की जगह 1 आया, क्यों, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 180 का वैल्यू कितना था, -1, तो इसकी जगह -1 आया। तो ये कितना हो गया, E और A, माइनस का E है, और ये क्या हो गया, प्लस का E। फ्लक्स कितना हो गया, 0, ठीक है, याद रखना। अब कंसेप्ट क्या मिला, अगर फ्लक्स 0 हुआ इसका मतलब चार्ज भी इनक्लोज्ड होगा, वो 0 होगा। कैसे, देखो, फाई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ पर फ्लक्स कितना मिला प्यारे बच्चों, फ्लक्स तो आपको मिला 0, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो 0 नहीं हो सकता, किसको 0 होना पड़ेगा, Q को। तो Q भी कितना मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया, राइट ना। तो यहाँ पर Q इनक्लोज कितना है, 0। किसकी वजह से आया, फ्लक्स 0, याद रखना। अगर नेट फ्लक्स 0 है तो Q इनक्लोज कितना होगा, 0 होगा। तो ये मैंने आपको सवाल करवाया, होप सो आपको इससे मदद मिला होगा, राइट ना। ऐसा ही सेम सवाल, सेम एग्जाम्पल है NCERT में प्यारे बच्चों, उसको करिएगा, प्रैक्टिस में लेकर आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, तब तक आप इनको देखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।